एक समय था जब कोलकाता को सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे पावरफुल शहर माना जाता था। यहाँ की फैक्ट्रीज, यहाँ का पोर्ट, यहाँ की यूनिवर्सिटीज दुनिया भर में फेमस थीं। लेकिन आज कई इंडस्ट्रीज बंगाल छोड़ चुकी है। युवा जॉब्स के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और बंगाल डेवलपमेंट से ज़्यादा पॉलिटिक्स के लिए चर्चा में रहता है। आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे इंडिया का सबसे इंटेलेक्चुअल स्टेट धीरे धीरे पीछे छूट गया? और क्यों आज लोग पूछ रहे हैं, क्या ममता बनर्जी बंगाल को संभाल पाई या बंगाल उनके हाथों फिसल गया? 1977 वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव आया। लेफ्ट फ्रंट सरकार सत्ता में आई। शुरुआत में लोगों को लगा कि अब गरीबों की जिंदगी बदलेगी। लैंड रिफॉर्म्स हुए, किसानों को अधिकार मिले और लेफ्ट सरकार ने गांवों में अपनी मजबूत पकड़ बना ली। लेकिन धीरे धीरे एक नई समस्या शुरू हुई। फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स, ट्रेड यूनियन प्रेशर और अग्रेसिव पॉलिटिकल कल्चर की वजह से इंडस्ट्रीज डरने लगी, फैक्ट्रीज बंद होने लगी, बिजनेसमैन दूसरे राज्यों में जाने लगे। कई बड़ी कंपनीज ने बंगाल छोड़कर गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका का रुख कर लिया। जहां एक तरफ बेंगलोर आईटी हब बन रहा था, वहीं बंगाल पॉलिटिकल बैटल्स में उलझता जा रहा था। धीरे धीरे इंडिया की इंडस्ट्रियल रेस में बंगाल पीछे छूट गया। फिर एंट्री हुई एक ऐसी नेता की जिसने खुद को गरीबों की आवाज बताया। नाम ममता बनर्जी। सिंपल लाइफस्टाइल, अग्रेसिव स्पीचेस और स्ट्रीट पॉलिटिक्स की ताकत से ममता बनर्जी धीरे धीरे बंगाल की सबसे बड़ी अपोजिशन लीडर बन गई। फिर आया सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन। सरकार इंडस्ट्रीज लाना चाहती थी, लेकिन जमीन एक्विजिशन को लेकर भारी विरोध शुरू हो गया। ममता बनर्जी ने इस आंदोलन को लीड किया। पूरा बंगाल बदलने लगा। 2011 में 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार गिर गई। लोगों को लगा अब बंगाल में डेवलपमेंट वापस आएगा, फैक्ट्रीज लौटेंगी, जॉब्स आएंगी और बंगाल फिर उठेगा। लेकिन समय के साथ लोगों की उम्मीदें टूटने लगी। ऑपोजिशन ने आरोप लगाए कि बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस बढ़ रहा है। कई जगह चुनावों के दौरान क्लैशेस देखने को मिले। फिर करप्शन एलिगेशन सामने आने लगे। टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, कोल स्कैम और कई नेताओं पर सीरियस आरोप लगे। हालांकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को राजनीति बताया, लेकिन जनता के एक हिस्से में गुस्सा बढ़ने लगा। सबसे बड़ी समस्या थी जॉब्स की कमी। हर साल लाखों युवा बंगाल छोड़कर पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली जाने लगे। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे, अगर बंगाल इतना आगे है तो यूथ बाहर क्यों जा रहा है? और इसी दौरान रिलीजियस पोलराइजेशन की राजनीति भी तेज होने लगी। बंगाल अब सिर्फ कल्चर और लिटरेचर के लिए नहीं, बल्कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी जाना जाने लगा। जहां कभी बीजेपी का नाम भी मुश्किल से सुनाई देता था, वहीं अब बंगाल में उसकी तेजी से ग्रोथ होने लगी। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में नेशनलिज्म, हिंदू आइडेंटिटी और करप्शन के मुद्दों को एग्रेसिवली उठाया। धीरे धीरे बंगाल की पॉलिटिक्स दो हिस्सों में बंटती चली गई। एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ बीजेपी। पूरा स्टेट एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन गया। हालांकि बीजेपी अभी सत्ता में है, लेकिन बंगाल की पॉलिटिक्स पहले जैसी नहीं रही। आज वेस्ट बंगाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसके पास महान इतिहास तो है, लेकिन भविष्य को लेकर कई सवाल भी हैं। क्या बंगाल फिर से इंडस्ट्रीज का हब बन पाएगा? क्या यूथ वापस लौटेगा? क्या पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर डेवलपमेंट होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी बंगाल को बचा पाएगी या आने वाले सालों में बंगाल की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी? ये सिर्फ एक स्टेट की कहानी नहीं है, ये उस जगह की कहानी है जो कभी पूरे इंडिया का सबसे बड़ा पावर हाउस हुआ करती थी।